प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक संख्याओं की जानकारी हासिल की थी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं इत्यादि। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें से पहला कॉन्सेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसकी परिभाषा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भी भाज्य संख्या है उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जैसे 4 हो गया, 9, 10, 12, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं। और प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20 है। अगर 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे। तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, और फिर 5 से कटाएंगे 5 1 5। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 20 का 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे और 5 हुआ। अब हम लोग देख सकते हैं कि 20 का जब भी अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें सबसे पहले जो संख्या रही 2 और एक संख्या रही 5, तो 2 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है 36। अब 36 का गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे। तो 2 से 36 18 बार में कट रहा है। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 से कटाते हैं तो 3 3 के 9, और फिर 3 1 3। अगर 36 के बराबर लिखेंगे तो 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 36 एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, लेकिन 2 और यह 3 ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उन भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अब एक दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आप छोटी कक्षाओं में सीख चुके होंगे, लेकिन एक बार आपके रिवीजन के लिए इसको फिर से बता देते हैं। तो देखिए, एक सवाल लेते हैं, जैसे अगर 72 का मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे 2 से। तो अगर ये 2 से कटेगा तो 2 से कटाते हैं, तो 2 से सबसे पहले कटाएंगे तो 2 3 6 और एक हासिल यहाँ जाएगा तो 12 होगा, 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा तो 2 9 18। फिर 3 से कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 1 3। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 72 एक भाज्य संख्या है, और इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो संख्या आती है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3। दोस्तों, इन संख्याओं को हम लोग अगर चाहें तो घातांक रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर। अगर 2 यहाँ 3 बार आया है तो इसका जो घात होगा वो 3 होगा। और गुणा के रूप में 3 को अगर देखते हैं तो 3 यहाँ 2 बार आया है,
तो इसका मतलब कि 3 के घात 2 लिखा जा सकता है। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। तो आशा करते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करना आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मुझे 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले कटाते हैं 2 से। तो 2 से कटेगा 2 छके 12, 60 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो यह 30 बार में कटता है। फिर 2 से कटाने पर यह 15 बार में। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो इसे कटाते हैं हम लोग 3 से। 3 पाँचे 15। फिर अगली बार 5 से कटेगा, 5 एकाएं 5। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अगर इसे हम लोग घातांक रूप में लिखना चाहें तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1 आ गया। दोस्तों इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे एक संख्या है, मान लेते हैं 360 कोई संख्या है। अब 360 का मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि कौन सी संख्या से घटाएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से घटाएंगे। तो 2 एकाएं 2। अब एक हासिल बचा, यहाँ 16 हो गया। तो 2 8 16 और ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से घटाते हैं तो 18 9 बार में कटेगा, तो 9 18 और एक 0। फिर 2 से अगर घटाएंगे तो यह आता है 45। 2 चौक को 8 और एक इधर जाएगा तो 10, और 10 को 2 से घटाएंगे तो 5 बार। फिर 3 से घटाते हैं तो 45 कटेगा, 3 एकाएं 3 और 3 पाँचे 15, 15 बार में। फिर 3 से 15 5 बार में कट रहा है। फिर 5 एकाएं 5। अब देखिए दोस्तों, 360 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3। अगर ये 3 बार आया है तो डायरेक्ट हम लोग पावर के रूप में 3 लिख सकते हैं। और 3 को देखते हैं तो 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2 और गुणे 5। तो यह हो गया 360 का अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, उन सभी सवालों में यही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, और एक संख्या है, मान लेते हैं 96। अब मुझे 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कटाएंगे सबसे पहले 2 से। तो 2 से 96 कट रहा है, 2 चौक को 8 और 2 आठे 16। फिर 2 से कटाते हैं तो 2 दूना के 4 और 2 चौक 8। फिर आगे 24 को हटाएंगे 2 से, तो 2 एकाएं 2, 2 दूना के 4, 12 बार में कटेगा। फिर 2 से 12 6 बार में कटता है, 2 छके 12। फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो अगर मुझे 96 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3 4 5। 5 घात आएगा 2 का, और 3 का जो घात देखते हैं वो कितनी बार आए, केवल 1 बार। तो 96 का यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आ गया। हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो दोस्तों हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम
लघुत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, और HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस मेथड को समझने के लिए। दोस्तों LCM और HCF आप छोटी कक्षाओं में अलग अलग विधियों द्वारा सीख चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे कक्षा 10 में लिखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि नंबर मिलेगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए कोई दो संख्या लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 12 है और एक संख्या है 20। इन दोनों का मुझे LCM तथा HCF ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को कटाएंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, और फिर 3 एक 3। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है उसी तरह से 20 का भी करते हैं। तो 20 का करेंगे तो 2 से कटाने पर 10 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 5 बार में, फिर ये 5 से कट रहा है 1 बार में। तो दोस्तों जो 12 है 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 के पावर 2 अगुणे 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 अगुणे 5 हो रहा है। तो दोस्तों अगर मुझे सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, तो अगर HCF ज्ञात करना है मुझे 12 और 20 का, तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन कौन सी संख्या है। तो इनमें कॉमन संख्या दिख रहा है 2, तो 2 लिख लेंगे। अब 2 का पावर सबसे छोटा कहाँ पर है, तो दोनों में 2 का पावर 2 आया है, तो इसका नियम है कि जो सबसे छोटा पावर होता है उसे पहले लिखते हैं। तो लेकिन दोनों में जब सेम है तो इसकी पावर 2 लिख लेंगे। और कोई संख्या 3 है तो 12 में है लेकिन 20 के गुणनखंड में नहीं है। इसी तरह 5 भी 20 में है लेकिन 12 में नहीं। तो इसका मतलब कि हम और कोई भी संख्या नहीं ले सकते हैं। HCF का मतलब है केवल उन्हीं संख्या को लेना है जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन हो और प्लस में सबसे छोटी घात लेना है। तो 2 के पावर 2 है, जब इसे हल करते हैं तो 2 दूना के 4। तो 12 और 20 का जो HCF है वो कितना आ गया 4। इसी प्रकार मुझे अगर LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए पहले देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में 2 कॉमन है। अब फिर इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात। HCF में सबसे छोटी घात देख रहे थे, लेकिन LCM में सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात या सबसे छोटी घात नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि दोनों सेम है। इसका मतलब कि 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा। इसी तरह से अब जो संख्याएं बच जाती हैं उन सबको भी लिख लेंगे, लेकिन HCF में ऐसा नहीं करते हैं। LCM में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है उसकी, उस घात को लिखते हैं, अब प्लस जो भी संख्याएं बच जाती है उन सभी को भी लिख लेते हैं। अब इसे जब हल करेंगे तो ये 2 दूना के 4 गुणे 3 और गुणे 5। अब 4 का गुणा 5 में करते हैं, 4 5। अब 4 का गुणा 5 में करते हैं तो 4 5 20 और 20 3 60। तो जो हमारा LCM आ गया वो कितना आ गया 7। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। LCM हम लोग इसी प्रकार ज्ञात करते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक संख्या है, मान लेते हैं कि एक संख्या है 18 और एक संख्या है 12। अब इन दोनों का मुझे LCM तथा HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 18 का खंड करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर ये 3 से कटेगा 1 बार में। उसी तरह से 12 को घटाएंगे तो 2 से कटेगा, 2 6 के 12, फिर 2 3 6 और फिर 3 1 3। अब इन सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 18 बराबर यहाँ पर आया है 2 के पावर 1
और 3 के पावर 2 है। उसी तरह से 12 का 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 है। एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे अगर HCF ज्ञात करना है, HCF, तो HCF बराबर क्या होगा, बताए थे कि सबसे पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं, कामन। तो कामन तो दोनों में 2 दिख रहा है और दोनों 3 भी दिख रहा है, लेकिन HCF का मतलब है कि इन दोनों में जो कामन है उन संख्या की सबसे छोटी घात लेना है। तो सबसे छोटी घात यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 2 है, तो सबसे छोटी घात तो 1 है, तो 2 के पावर कितना लेंगे, 1। उसी तरह 3 के पावर यहाँ 1 है और 3 के पावर 2, दोनों में अगर सबसे छोटा घात देखा जाए तो कितना दिख रहा है, 1। तो अगर इसे हल करेंगे तो 2 गुणे 3 और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो 18 और 12 का जो HCF आया वो कितना आ गया, 6। इसी प्रकार हम लोग LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM बराबर इन दोनों संख्याओं में पहले कामन देखते हैं। तो कामन दोनों में तो 2 है और एक संख्या कितना है, 3। अब हमको इसमें सबसे बड़ी घात ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है इसमें, 2 के पावर 2, और 3 में देखा जाए तो भी 3 के पावर 2। और कोई अगर एक्स्ट्रा संख्या रहता तो उसको भी इसमें गुणा करते, लेकिन ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो अब जब इसे हल करेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 तिली के 9 और 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आशा करते हैं दोस्तों यह आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के जो सवाल हैं वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।